गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बायोटेक्निक्स से क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखिकी लेते हैं और वन बाय वन एमसीक्यूएस करते चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न भी आरपीएससी में पूछा गया है। तो क्रोमेटोग्राफी की खोज का श्रेय हम माइकल स्वेट को देते हैं, टिसेलियस को देते हैं, या चार्ल्स एल्टन को देते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहां पर हो जाएगा एम स्वेट। ए ऑप्शन आप यहां पर लगा लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा एम स्वेट। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। स्वेट ने ईथर, क्लोरोफिल या पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट को किसके स्तंभ द्वारा पृथक किया? यानी जो कॉलम स्वेट ने बनाया था जिसके द्वारा ईथर, क्लोरोफिल और पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट को इन्होंने सेपरेट किया, वो कॉलम किससे बना हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से? तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉलम था वो स्वेट ने प्रयोग में लिया था। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर टेक्निक से बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए जाएंगे। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित निकट संबंधित यौगिकों को पृथक किया जा सकता है? तो निकट संबंधी यौगिकों को हमें पृथक करना है। वर्णलेखिकी, अपकेंद्रण, विद्युत कण संचलन, ऑल ऑफ दीज। तो निकट संबंधित यौगिकों को हम मुख्य रूप से वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक कर सकते हैं। स्वेट की तकनीकी में अधिशोषक का कार्य किस रासायनिक पदार्थ ने किया जिस पर भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार से अधिशोषित हुए? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो, तो बिल्कुल आपको आंसर लगा देना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग माइकल स्वेट ने किया था। स्वेट ने कॉलम में प्राप्त रंगीन पट्टियों को क्या नाम दिया? क्रोमेटोग्राम, हिस्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम या सभी? तो बिल्कुल इन रंगीन पट्टियों को स्वेट ने क्रोमेटोग्राम नाम दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जब ऐसे पदार्थों की पहचान या पृथक्करण या शुद्धिकरण करना हो, प्यूरिफिकेशन करना हो, जिनके भौतिक या रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अत्यधिक समान हो, जैसे विभिन्न अमीनो अम्लों का पृथक्करण, तब कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे या कौन सी विधि ज़्यादा सूटेबल रहेगी? विद्युत कण संचलन, वर्णलेखिकी, अपकेंद्रण या सभी? तो यहाँ पर भी आप आंसर वर्णलेखिकी लगा लेंगे कि जब ऐसे पदार्थों की हमें पृथक्करण करनी है जो भौतिक और रासायनिक रूप से अत्यधिक समान होते हैं, तो उसमें वर्णलेखिकी ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वर्णलेखिकी में पृथक्करण निर्भर करता है स्थिर फेज की सापेक्ष गति पर, गतिशील फेज की सापेक्ष गति पर, ए और बी दोनों, किसी पर भी नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन आप ए लगा लेंगे। वर्णलेखिकी में जो सेपरेशन है वो मुख्य रूप से जो आपकी स्थिर फेज है, स्टेशनरी फेज है, उसकी रिलेटिव मोशन या मूवमेंट पर डिपेंड करती है, स्थिर फेज की सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। वह कौन सी तकनीकी है जिसमें विभिन्न यौगिकों को स्थिर और गतिशील फेज के प्रति लगाव में अंतर के आधार पर पृथक किया जा सकता है? तो जहां पर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज आ गई तो बिल्कुल आपको आंसर लगा देना है। देखो पहले वर्णलेखिकी, अपकेंद्रण, कलर मिति या विद्युत कण संचलन, तो बिल्कुल वर्णलेखिकी वो आपकी विधि हो जाएगी, मेथड हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले सर्वप्रथम अवशोषक कागज, एब्जॉर्प्टिव पेपर का उपयोग किया था? तो काफी अच्छा प्रश्न है। लाइसेगैंग ने, स्वेट ने, ए एंड बी दोनों ने, या मार्टिन ने? तो बिल्कुल सबसे पहले लाइसेगैंग ने अवशोषक कागज का इस्तेमाल किया था, और फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी की खोज जो की थी वो मार्टिन ने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अवशोषक कागज का इस्तेमाल लाइसेगैंग ने किया था और पेपर क्रोमेटोग्राफी की खोज करने का श्रेय मार्टिन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वर्णलेखिकी में पार्टीशन या वितरण गुणांक जिसे केडी से हम दर्शाते हैं किसे प्रदर्शित करता है? किसी यौगिक के दो अमिश्रणीय प्रावस्थाओं के मध्य वितरण को, पहला ऑप्शन हमारे पास। किसी यौगिक के दो मिश्रणीय प्रावस्थाओं के मध्य वितरण को, दो पदार्थों के वितरण को, या ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल ये केडी जो है किसी यौगिक के दो अमिश्रणीय प्रावस्थाओं के मध्य वितरण को प्रदर्शित करेगा, और आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे हम बात करते हैं। कौन सी वर्णलेखिकी में विलायक नीचे से ऊपर
नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ होता है। अवरोही वर्ण लेखिकी में, आरोही वर्ण लेखिकी में एवं भी दोनों में कोई नहीं, तो बिल्कुल आरोही वर्ण लेखिकी में नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे जो आएगा वो अवरोही वर्ण लेखिकी में होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप याद रखेंगे। अधिकांशतः कौन सा फिल्टर पेपर वर्ण लेखिकी में उपयोग लिया जाता है? वोटमैन फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर, विशिष्ट फिल्टर पेपर या जेलयुक्त फिल्टर पेपर? तो अधिकांशतः वोटमैन फिल्टर पेपर का प्रयोग वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, वर्ण लेखिकी में स्टेशनरी फेज जो हो सकती है, स्थिर प्रावस्था कौन सी हो सकती है? सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस, सॉलिड और जिलेटिनस, लिक्विड और गैस? तो बिल्कुल सॉलिड और लिक्विड होगी स्टेशनरी फेज और आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। वर्ण लेखिकी में गतिक प्रावस्था होती है, गैसियस और लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड, ऑल ऑफ दीज। तो गतिक प्रावस्था की बात आ गई तो वो गैसियस और लिक्विड ही पाई जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन कॉलम अधिशोषक वर्ण लेखिकी में अधिशोषक के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता? तो बिल्कुल कॉलम एडजॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी में कौन एडजॉर्बेंट के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया जा सकता है, सिलिका जेल लिया जा सकता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना लिया जा सकता है और आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, इसे प्योर फॉर्म में हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे हम कॉलम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक कॉलम वर्ण लेखिकी में स्थिर प्रावस्था व गतिक प्रावस्था क्रमशः होती है, तो क्रमशः सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, तो बिल्कुल सॉलिड और लिक्विड होती है क्रमशः। स्थिर प्रावस्था सॉलिड होती है और लिक्विड प्रावस्था और गतिक प्रावस्था लिक्विड होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी वर्ण लेखिकी एक मिश्रण में से पदार्थों को 0.2 mm मोटी अधिशोषक की परत पर पृथक करती है? तो एक परत आ गई यहाँ पर, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बिल्कुल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। निम्न में से पेपर क्रोमेटोग्राफी के कौन से प्रकार में मोबाइल फेज एक सर्कुलर शीट के पेपर पर मूव करती है? तो अच्छा प्रश्न है। आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी, अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी या असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है एक सर्कुलर शीट के पेपर पर मूव करती है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी निम्न में से कौन से तरीके से करवाई जा सकती है? ओनली इन कॉलम में, ओनली इन प्लेन सर्फेसेस, आइदर इन कॉलम और प्लेन सर्फेसेस, लाइदर इन कॉलम नॉर ऑन प्लेन सर्फेसेस। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम कॉलम में भी करवा सकते हैं और प्लेन सर्फेस पे भी करवा सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा सी। गैस वर्ण लेखिकी निम्न में से कौन से तरीके से करवाई जा सकती है? ओनली कॉलम, केवल कॉलम में, स्तंभ में, ओनली इन प्लेन सर्फेसेस, केवल प्लेन सर्फेसेस पर, आइदर इन कॉलम और इन प्लेन सर्फेसेस, नाइदर इन कॉलम नॉर इन प्लेन सर्फेसेस। तो गैस क्रोमेटोग्राफी पूछा है तो केवल कॉलम्स में हम इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था व गतिक प्रावस्था क्रमशः बनी हुई होती है। गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी पूछा है तो स्थिर प्रावस्था जो बनी हुई होगी वो लिक्विड से बनी हुई होगी और गतिक प्रावस्था गैस से बनी हुई होगी। तो आपका आंसर डायरेक्ट आप सी लगा लेंगे। कौन सी क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर या द्वारा गुरुत्व या केशिकात्व बल के द्वारा मूव करती है? कौन सी क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर गुरुत्व बल के द्वारा या केशिकात्व की क्रिया के द्वारा मूव करती है? तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी या प्लानर क्रोमेटोग्राफी? तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि प्लानर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है कि जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर मोबाइल फेज जो है केशिकात्व या गुरुत्व से गति करती है। क्वेश्चन नंबर 23 की आगे हम बात करते हैं। वर्ण लेखिकी एक भौतिक विधि है जो निम्न को पृथक करने में उपयोग में होती है। सिंपल मिक्सचर्स को, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को, विस्कस मिक्सचर को या मेटल्स को? तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को हम वर्ण लेखिकी से पृथक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। कौन सी वर्ण लेखिकी में स्थिर प्रावस्था एक संकड़ी नली या ट्यूब में होती है, यानी एक कॉलम में होती है,
वह गतिक प्रावस्था इसके द्वारा दबाव के साथ फोर्स होती है। तो बिल्कुल कॉलम ट्यूब नली आया है, तो आपका आंसर आप डायरेक्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगा सकते हैं। प्लानर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इंजेक्शन ऑफ फीड स्टेप, एक स्टेप होती है इंजेक्शन ऑफ फीड। इस स्टेप के बाद क्या होता है? तो डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट का डिटेक्शन होगा। सेपरेशन इन द कॉलम में सेपरेशन हो जाएगा, स्तंभ में सेपरेशन पृथक्करण हो जाएगा। इल्यूजन फ्रॉम द कॉलम से इल्यूजन हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ द इल्यूटेड कंपोनेंट, या कंपोनेंट जो है इल्यूटेड वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो इंजेक्शन ऑफ फीड स्टेप के बाद सेपरेशन इन द कॉलम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्रोमेटोग्राफी में इल्यूशन फ्रॉम द कॉलम फेज के दौरान क्या होता है? तो कंपोनेंट विद ग्रेटेस्ट एफिनिटी इल्यूट फर्स्ट। ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच में ज़्यादा बंधुता मिलती है वो सबसे पहले इल्यूट हो जाएंगे। कंपोनेंट्स विद लीस्ट एफिनिटी इल्यूट फर्स्ट। ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच में बहुत ही कम बंधुता है, एफिनिटी है, वो इल्यूट होंगे, क्षालित होंगे। कंपोनेंट्स इल्यूट इन रैंडम मैनर से वो इल्यूट होंगे। कंपोनेंट्स इल्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर, अपनी कंसंट्रेशन के आधार पर वो इल्यूट होंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी, कंपोनेंट्स विद लीस्ट एफिनिटी इल्यूट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 के आगे हम बात करते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के क्या उपयोग हैं? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किस में उपयोग में ली जा सकती है? सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड के पृथक्करण में। एनालिसिस ऑफ क्लोजली रिलेटेड एलिफेटिक एल्कोहल, क्लोजली रिलेटेड एलिफेटिक एल्कोहल के एनालिसिस में। सेपरेशन ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स या शुगर के व्युत्पन्नों के सेपरेशन में। ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, सभी में हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को काम में ले सकते हैं। संरचनात्मक विश्लेषण में निम्न में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज होती है? फॉर द स्ट्रक्चरल एनालिसिस विच क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो बिल्कुल हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर यूज करेंगे संरचनात्मक विश्लेषण में। निम्न में से क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी से नहीं हो सकता? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, बिल्कुल हम इससे कर सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, जो केमिकल सब्सटेंसेज में होमोजेनिटी मिलती है, समांगिता, उसको हम यहाँ से डिटर्मिनेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कैटाइंस और कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल ये हम नहीं कर पाएंगे। सेपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी निम्न में से किसमें यूज की जाती है? एनालिसिस एंड आइसोलेशन के लिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और आया हुआ भी है। इंसोल्यूबल स्टार्च सब्सटेंसेज के एनालिसिस और आइसोलेशन में। एंजाइम टायरोसिनेज के एनालिसिस में। एंटीबॉडीज बाउंड विद ए कोवेलेंटली अटैच्ड एंटीजन ऑन सेलुलोज कॉलम, तो इसके एनालिसिस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सभी में स्टार्च सब्सटेंसेज के एनालिसिस और आइसोलेशन में, एंजाइम विशेष रूप से और एंटीबॉडीज की स्टडी में भी हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान देंगे, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के आगे हम बात करते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स का शुद्धिकरण निम्न में से किस वर्णलेखी से होता है? तो एंजाइम आ गया और प्रोटीन का शुद्धिकरण आ गया, तो वापस आप डायरेक्ट आंसर लगा लेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर आंसर नहीं होगा। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम एंजाइम्स और प्रोटीन्स का शुद्धिकरण कर सकते हैं। कौन सी क्रोमेटोग्राफी को यूज करके हम औद्योगिक उत्पाद जैसे साबुन और डिटर्जेंट को विश्लेषित, एनालाइज व पृथक कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके, गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द्वारा या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा? तो बिल्कुल हम गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके साबुन और डिटर्जेंट को विश्लेषित और पृथक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी आयन एक्सचेंज वर्णलेखिकी का अनुप्रयोग है? एप्लीकेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। द डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर का डीमिनरलाइजेशन करने में। द सेपरेशंस एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ एनाइंस, जो एनाइन होते हैं उनको सेपरेट करने में या डिटर्मिनेट करने में, या ऑल। तो बिल्कुल हम सभी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का काम में ले सकते हैं। निम्न में से क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसके उपयोग करके करते हैं? यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन सी क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाएगी? क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक विश्लेषण में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो बिल्कुल हम गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर काम में लेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 35 की आगे हम बात करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पैटर्न पेपर पर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल क्रोमिंग, क्रोमा, क्रोमेटोग्राफ या क्रोमेटोग्राम, तो हम उसे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं।
निम्न में से पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत होता है पार्टीशन, एडजॉर्प्शन, एवं भी दोनों है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन और एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, दोनों ही सिद्धांतों पर काम करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्प्रिंग एजेंट के रूप में काम में आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कंसंट्रेटेड HCl काम में आता है, NaCl सॉल्यूशन काम में आता है, निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन काम में आता है, या CuSO4 सॉल्यूशन काम में, CSO4 सॉल्यूशन काम में आता है, कैल्शियम सल्फेट। तो निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन हम यहाँ पर काम में लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फोर्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा फोर्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में लगेगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी फोर्स लगते हैं। केमिस्ट्री के फोर्सेज हैं, अपने बॉन्डिंग में ये सारे फोर्सेस पड़े होंगे। अवरोही पेपर वर्णलेखिकी में कौन सा फोर्स पृथक्करण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? पार्टीशन, एडजॉर्प्शन, ग्रेविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो अवरोही पेपर वर्णलेखिकी में मुख्य रूप से पृथक्करण ग्रेविटी के बेस पर होता है, तो यहां पर आप ग्रेविटी लगा लेंगे। अवरोही की हम बात कर रहे हैं, अवरोही का मतलब हो गया ऊपर से नीचे पृथक्करण होगा, तो ऊपर से नीचे अगर कोई चीज आएगी तो वो ग्रेविटी की वजह से आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं 40। निम्न में से RF वैल्यू क्या है? किसी कंपाउंड के मैक्सिमम पॉइंट तक की तय की गई दूरी, स्टैंडर्ड द्वारा तय की गई दूरी, या सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी, नन। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट याद करेंगे, किसी कंपाउंड के मैक्सिमम पॉइंट तक तय की गई दूरी को हम RF वैल्यू के नाम से जानते हैं, और ए आपका आंसर हो जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्पॉट की साइज क्या होती है? जो हम स्पॉट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा बिंदु लगाएंगे, उसकी साइज क्या होती है? तो 2 से 5 mm, 1 से 2 mm, 7 से 8 mm, 6 से 8 mm, तो 2 से 5 mm का वो स्पॉट होता है। सिलिका जेल जी इज यूज्ड इन, किसमें यूज होता है सिलिका जेल जी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, HPLC में? तो बिल्कुल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल जी का उपयोग किया जाता है। और लास्ट प्रश्न हमारा, प्रोटीन्स को साइज के आधार पर कौन सी वर्णलेखिकी से पृथक किया जा सकता है? तो प्रोटीन्स को साइज के आधार पर आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग द्वारा, मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम साइज के आधार पर प्रोटीन को पृथक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 43 प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने वर्णलेखिकी से प्रस्तुत किए हैं, और आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना, लिख कर याद कर लेना, और टेक्निक से 2 या 4 प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप अच्छे से इन्हें करेंगे। आगे हम और भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।